नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वेलकम स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी के अंतर्गत। और फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को करा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल टाइप एग्जाम में लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, चाहे वो UGC के हो, यूनिवर्सिटी में टीए असिस्टेंट, लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का। व्हाट इज द प्रोसेस ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। भंडारण सत्यापन है ना, सहायक भंडारण माध्यम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अंतरित या ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमारी वह प्रक्रिया क्या है जिसके अंतर्गत हम प्रोग्राम को ट्रांसफर करते हैं? तो वो होती है इंस्टॉलेशन या प्रतिस्थापन। इसके अंतर्गत क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? इंस्टॉलेशन। जैसा हमने आपको बताया, जबकि इंटरनेट से हमें कोई डॉक्यूमेंट या इमेज आदि को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डाउनलोड करना कहते हैं। और जब अपने कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट इंटरनेट सर्वर पर सेव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम अपलोड कहते हैं। तो डाउनलोड, अपलोड, इन दोनों के बारे में आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। तो किसने इंफॉर्मेशन मॉडल का निर्माण किया था? किसने इंफॉर्मेशन फॉरगिंग मॉडल का निर्माण किया था? तो वो थे हमारे स्टुअर्ट कार्ड, EHI और पीटर पिरोली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको भी हो डेवलप्ड द इंफॉर्मेशन फॉरगिंग मॉडल हमने बता ही दिया आपको, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं हल्का सा। सूचना पोजिंग सिद्धांत एक मानवीय गतिविधि है जिसमें सूचना पहुंच प्रौद्योगिकियां शामिल होती हैं। सिद्धांत जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के इष्टतम खोजिंग सिद्धांत से प्राप्त है जो कि खाद्य खोजिंग रणनीतियों के अनुकूल मूल्यों का विश्लेषण करता है। सूचना खोजिंग सिद्धांत मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन कार्यों को करने वाली गतिविधियों की लागतों के खिलाफ प्राप्त जानकारी के मूल्य की ट्रेड ऑफ विश्लेषण करता है। तो ये हुआ जानकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर ऑफ द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG जिसे शॉर्ट में कहते हैं वाज फाउंडेड इन द इंग्लैंड। किस वर्ष इंग्लैंड में CRG की स्थापना की गई थी? तो 1952 में की गई थी। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुस्तकालय सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और सिद्धांत के वर्गीकरण में वर्गीकरण अनुसंधान समूह यानी कि CRG का महत्वपूर्ण योगदान था। 1952 में विकेरी की अध्यक्षता में इंग्लैंड में बना था और वर्गीकरण अनुसंधान में रुचि रखने वाले लाइब्रेरियन और अन्य लोगों का ये महत्वपूर्ण एक ग्रुप था। तो दोस्तों आ गया समझ में। 1952 के साथ साथ विकेरी एक शब्द याद रखें जिसकी अध्यक्षता में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC स्कीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। UDC डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम किसका उदाहरण है? दोस्तों वीडियो थोड़ी आज लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा मैंने कोशिश करी है लेके चलूँ, तो लास्ट तक बने रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हमारा, है ना, डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC किस प्रकार की पद्धति का उदाहरण? तो यह है हमारी लगभग पक्षात्मक पद्धति, ऑलमोस्ट फेस्टेड क्लासिफिकेशन है। UDC के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किन लोगों के सहयोग से बनी थी? तो हेनरी ला फाउंटेन और पॉल आउटलेट के सहयोग से बनी थी। 1895 ब्रुसेल्स में UDC को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था, है ना। तो ये पता चल गया आपको। UDC की रूपरेखा तैयार करने में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 की क्लासिफिकेशन, CA कट्टर की जो क्लासिफिकेशन थी 1891 की एक्सपेंसिव, उसको आधार बनाया गया था। UDC के संस्करण स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में उपलब्ध है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी। यह लगभग एक पक्षात्मक ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम है। इसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है।
नोटेशन किस टाइप का है, तो मिक्स्ड नोटेशन का यूज हुआ है फ्रेंड्स। इसमें यूडीसी के बाहर के अंकन का वर्गांक स्टार से जोड़ते हैं, और यूडीसी का प्रथम संस्करण 1905 में आता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कब आया था और कितने एडिशन आ चुके हैं, तो 7 एडिशन इसके अब तक आ चुके हैं। तो अब क्या क्वेश्चन तैयार हो गया आपके, 4 या 5 क्वेश्चन इस तरह से तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द कैटेलॉगिंग साइन लोको मीन्स, सूचीकरण में साइन लोको से आशय है विदाउट प्लेस या स्थान रहित जो सूचना बाहर से यानी कि ली गई है। सूचीकरण में यदि किसी प्रकाशक के एक से अधिक स्थानों पर कार्यालय हो तो हमेशा पहले स्थान का नाम अंकित करें और उस स्थानों को छोड़ दें। यदि प्रकाशन वितरण और स्थान आदि अनिश्चित है तो वर्ग कोष्ठक के प्रश्न चिन्ह के रूप में संभावित स्थान है, जैसे दिल्ली। तो यदि कोई संभव या संभावित जगह नहीं दी गई तो हम साइन लोको या ब्रैकेट में जो है ना, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एस डॉट एल डॉट ब्रैकेट बंद करते हैं, इसको हम साइन लोको कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कोई जगह नहीं। फ्रेंड्स समझ में आ गया है ना। अब फिर एक बार इसको लिख कर दिखा देता हूँ। स्मॉल एस होता है डॉट, स्मॉल एल होगा डॉट, फिर इसको ऐसे लिखते हैं साइन लोको को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल फॉर द मोबाइल फोन इज कॉल्ड। गूगल के द्वारा मोबाइल फोन है तो विशिष्ट प्रणाली जो विकसित की गई है उसका नाम क्या है, जो विकसित प्रणाली है प्रचलन में फिलहाल, तो एंड्रॉयड होती है ना। एंड्रॉयड फ़ोन आप लोग यूज करते हैं सब लोग। एंड्रॉयड गूगल के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह लाइनेक्स कर्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एक संशोधित संस्करण पर आधारित है। यह मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरण जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के लिए बनाया गया है। वर्तमान स्थित संस्करण एंड्रॉयड 9 पाई है, जिसे अगर 2018 में रिलीज किया गया था। चलिए इतना काफ़ी आज के लिए इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन। डीबीएस क्या है, व्हाट इज डीबीएस? डीबीएस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और डीबीएस के बारे में थोड़ा देखते हैं। डीबीएस क्या है? यह एक माइक्रो कंप्यूटर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस है जो विंडोज प्लेटफॉर्म पर चलता है। डीबीएस के मायने में अनूठा है कि यह विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के परेशानी मुक्त उत्पादन के लिए अनुमति देता है, जिसमें मिडवेयर एप्लीकेशन, विंडो सर्वर पर होस्ट किए गए वेब एप्लीकेशन और विंडो रिच क्लाइंट एप्लीकेशन शामिल होते हैं। इसमें डेवलपर कौन है? इसके डेवलपर कौन है दोस्तों? सीसिल वाइनी रैटक्लिफ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द सप्लीमेंट ऑल टाइप ऑफ द रेफरेंस सोर्सेस? निम्नलिखित में से विभिन्न प्रकार के संदर्भ स्रोतों को पूरक समझा जाता है, तो इसका किसको पूरक समझा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया इसका आंसर है। और इंसाइक्लोपीडिया पे थोड़ा सा करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया क्या है? वह कृति होती है जिसमें समस्त ज्ञान के संश्लेषण में संगठित और क्रम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये ग्रीक भाषा के इनकाइलोस से और पीडिया दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसका संयुक्त अर्थ होता है ज्ञान का चक्र। विश्वकोश पुस्तकालय में कहाँ रखे जाते हैं? तो हमारे संदर्भ विभाग या रेफरेंस सेक्शन में रखे जाते हैं, है ना। और टेरिटरी ऑफ सोर्सेस होता है इंसाइक्लोपीडिया। आगे फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीट इज प्रिंट पब्लिकेशन इन द ईयर। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने अपने मुद्रित प्रकाशन को किस वर्ष बंद कर दिया था? तो 2010 में बंद कर दिया था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण कब आया था? 1978 में आया था। इस नाम से आया था। डिक्शनरी ऑफ आर्ट, साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका 15वां संस्करण 1974 में संशोधित शीर्षक के साथ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के नाम से प्रिंट हुआ, और अंतिम प्रिंट जो संस्करण था वह हमारा 2010, और फिर 2012 में इसकी घोषणा हुई थी, बंद कर दिया गया था। इतनी काफ़ी जानकारी आज के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो यह है कि इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी है, संस्थात्मक निर्देशिका है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक आधिकारिक संदर्भ का नाम है जो अकादमिक संस्थानों के पूरे विश्व में होता है। यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक ऑनलाइन संस्करण है तथा यूरोपा ईयर बुक 1959 में लंदन से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग अंडर द। नेहरू म्यूजियम कल और पुस्तकालय एक स्वायत्तशासी संस्था के अंतर्गत कार्य करता है। तो दोस्तों यह कार्य करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो सी ऑप्शन ठीक है। हम लोगों ने जब 2000 में एमएलई किया, हम लोग गए थे तो छोटे छोटे वहाँ बहुत बड़े बड़े कैमरे लगे थे, छोटी छोटी चिप माइक्रोफिश उस समय होती थी, उसमें पूरे अखबार को जो है डिजिटाइज करके छोटे फॉर्म में रखा जाता था। इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। बात करते हैं नेहरू संग्रहालय पुस्तकालय की, जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के याद में बनाया गया था। और जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 19 बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है हमारा नेहरू म्यूजियम, तो यह है भव्य भवन त्रिमूर्ति भवन परिसर, दिल्ली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का यह सरकारी आवास था। इसके 4 प्रमुख स्कंद होते हैं। क्या है? स्मारक संग्रहालय, आधुनिक भारत से संबंधित पुस्तकालय और समसामयिक अध्ययन केंद्र तथा नेहरू तारामंडल। इतनी काफ़ी है पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विजिशन वर्क ऑफ द डॉक्यूमेंट कंप्राइज्ड ऑफ, किसी प्रलेख का अधिग्रहण कार्य क्या होता है? सिलेक्शन एंड कैटलॉगिंग। नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों, चयन का सूचीकरण अलग है। क्या होता है? अधिग्रहण कार्य में हमारा सिलेक्शन होता है, प्रोक्यूरमेंट और एक्सेसनिंग होती है। सबसे पहले हम बुक का सिलेक्ट करते हैं, उस चयन करते हैं, फिर खरीदते हैं और उसके बाद प्रीग्रहण करते हैं, तो ये कार्य होता है। और कहाँ करते हैं प्रीग्रहण? तो एक्सेशन रजिस्टर में किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि लाइब्रेरी का परमानेंट डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? तो हमारा प्रीग्रहण रजिस्टर ही होता है, जिसको हम एक्सेशन रजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए सोशल बुक मार्किंग साइट। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल बुक मार्किंग साइट या पुस्तक वर्णनी साइट नहीं है? तो वह है स्क्विडोडिग और डेलीशियस और फेसबुक हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो फेसबुक कब स्टार्ट हुई थी हमारी? यह हुई थी जुलाई 2003 में, फेस मास्क के रूप में शुरू की गई एक सोशल नेटवर्क साइट है। इसके बाद 4 फरवरी 2004 को फेसबुक का नाम बदल दिया गया और इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज के रूममेट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र एडुआर्डो सेवरिन के साथ की थी। डिलीशियस क्या है? ये हमारे 2003 सितंबर में, मतलब कितना, सितंबर 2003 में लॉन्च किया गया था। और इसका वेब जो है बुक मार्क को संग्रहित करने, साझा करने और खोजने के लिए एक सोशल साइट के रूप में, सोशल वेबसाइट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और जून 2017 में पिन बोर्ड के द्वारा से अधिकृत कर लिया गया है। digi.com यह उन पृष्ठों के लिए एक यूआरएल जमा करने की अनुमति देता है। तो बढ़ते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ही लिया आपसे। अगली क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मेजर पार्ट ऑफ द स्पेशल लाइब्रेरी बजट इज स्पेंट ऑन। विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है? तो दोस्तों पत्रिकाओं पर किया जाता है, फर्नीचर पर नहीं करते हैं, है ना। बी ऑप्शन ठीक है। भवन पर नहीं करते हैं, फर्नीचर पर नहीं करते हैं, पुस्तकों पर नहीं करते हैं, बल्कि रिसर्च पेपर पर करते हैं, उसी जिस सब्जेक्ट की लाइब्रेरी होती है उससे रिलेटेड। और अगला क्वेश्चन है, अच्छा 3 टाइप की लाइब्रेरी होती है आपकी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। आता है क्वेश्चन ये भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट सेक्शन ऑफ द मेन एंट्री इन CCC 5th एडिशन। CCC मतलब निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड संस्करण 5 की मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है? ध्यान से पढ़िए दोस्तों, अनुच्छेद नहीं है तो लीडिंग सेक्शन हमारा होता है, टाइटल सेक्शन भी होता है, ट्रेसिंग भी होती है। अगर नहीं होता तो नियम अनुच्छेद नहीं होता है। 6 के 6 अनुच्छेद आपको बता देते हैं फटाफट। लीडिंग सेक्शन है ना, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एक्सेशन नंबर और ट्रेसिंग। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के 6 सेक्शन हमने बता ही दिया आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डेटाबेस इंडियन पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय डेटाबेस। इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यह है हमारा निष्केयर। दोस्तों निष्केयर का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 2002 को हुई थी। किसके मिलान से हुई थी? निस्कॉम और इंस्डॉक को मिला करके हुई थी। ठीक है, बस इतना काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट बाय जर्नल किसका उदाहरण है? तो कंटेंट बाय जर्नल हमारा उदाहरण है
करंट अवेयरनेस सर्विस, सामयिक अभिज्ञता सेवा का, है ना। उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव MBO वाज प्रोपाउंडेड बाई इन 1954। वर्ष 1954 में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये तो यार बहुत अच्छी तरह से याद होगा आपको, है ना। पीटर ड्रैकर ने। कब किया था? 1954 में। अपनी पुस्तक में कौन सी पुस्तक में किया था? तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इसका जिक्र किया था। MBO को MBR मैनेजमेंट बाय रिजल्ट के रूप में भी जाना जाता है। पीटर ड्रैकर का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1909 को हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था? पीटर फर्डिनेंड ड्रकर था। MBO मैरी पार्कर फोकलेट के 1926 के निबंध द गिविंग ऑफ ऑर्डर में प्रस्तुत किया गया कई विचारों पर आधारित था। चलिए, काफ़ी हो गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर हो जा भाई। नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम NKRC वाज इस्टेब्लिश्ड। नेशनल रिसोर्सेज संघ कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 2009 आंसर है। सन 2009 में स्थापित नेशनल रिसोर्स कंसोर्टियम 43 CSIR और 26 DST संस्थानों के पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का एक नेटवर्क है। CSIR ने अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अलजेब्रा साइंस की 1200 विषम पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स कंसोर्टियम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन। द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? दोस्तों, कब किया गया था? 1954। बी ऑप्शन ठीक है। 56 में इस कानून में संशोधन कर पत्रिकाओं को भी शामिल कर लिया गया था। और इसके अंतर्गत कुछ काम होता है ना, चलिए बात करते हैं। इस नियम के अंतर्गत जो है, देश के प्रत्येक प्रकाशक को अपनी पुस्तकों की एक एक प्रति पुस्तक प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर निम्नलिखित पुस्तकालयों को भेजना आवश्यक होता है। कि कौन से 4 थे पहले, है ना। अभी भी कौन कौन से लाइब्रेरी को भेजना होता है? तो पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता को भेजना होता है, पश्चिमी क्षेत्र के लिए एशियाटिक सोसाइटी मुंबई को भेजना होता है, और उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली को, तथा दक्षिणी क्षेत्र के लिए कोनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी को एक एक कॉपी प्रत्येक पब्लिशर या प्रकाशक को भेजनी पड़ती है, इस रूल के अकॉर्डिंग। इन द CC 6th एडिशन द मेन क्लास W डिनोट्स। कॉलन क्लासिफिकेशन संस्करण 6 के अनुसार मुख्य वर्ग W क्या इंगित करता है? तो ये हमारा क्या करता है दोस्तों, बताइए। एक सेकंड के लिए रुके, आंसर देते हैं इसका C पॉलिटिकल साइंस को। कुछ मुख्य मेन क्लास हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेते हैं। 2 लाइब्रेरी साइंस है कॉलम क्लासिफिकेशन में, B मैथमेटिक्स है, C फिजिक्स है, D इंजीनियरिंग है, E केमिस्ट्री है, F टेक्नोलॉजी है, G बायोलॉजी है, H जियोलॉजी भू है, LZ हमारा फार्मा है, M यूजफुल आर्ट है, डेल्टा है हमारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म, N है फाइन आर्ट, O है लिटरेचर, P है लिंग्विस्टिक, और Q रिलीजन है, R है फिलोसॉफी। T भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में, तो T हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया ना, एजुकेशन है T, है ना। चलिए कुछ और देख लेते हैं फिर फटाफट। SZ माइनिंग है, I बॉटनी है, J एग्रीकल्चर है, K जूलॉजी है, KZ एनिमल हस्बेंड्री है, L मेडिसिन है, S साइकोलॉजी है, T एजुकेशन है, U ज्योग्राफी है, V हिस्ट्री है, W पॉलिटिकल साइंस है, X इकोनॉमिक्स है, Y सोशियोलॉजी है, Z लॉ। Z भी पूछा जाता है। तो हमने सब डिस्कस कर लिया। छोटे से क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन के आंसर तैयार हो गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स द वीडिंग ऑफ अनयूज्ड मटेरियल फ्रॉम द लाइब्रेरी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में उपयुक्त पदार्थों की छंटनी की वकालत करता है? तो कौन सा सूत्र वकालत करता है? हमारा 5th लॉ। कौन सा 5th लॉ है? लाइब्रेरी एंड ग्रूमिंग ऑर्गेनिज्म। और फाइलोजो लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब हुई थी? 1931 में इसका प्रथम एडिशन आया था। अब फिर धीरे धीरे इसके आएगा क्वेश्चन आगे, तो 5 लॉ भी डिस्कस कर लेंगे। द नेशनल बुक ट्रस्ट is an autonomous organization functioning under the agencies of। नेशनल बुक ट्रस्ट एक स्वायत्त संस्था है जो किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो NBT हमारी कार्य करती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 1957 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्य यह है प्रकाशन, पठन से प्रोत्साहन, विदेशों में भारतीय पुस्तकों को प्रोत्साहन, लेखकों को, प्रकाशकों को सहायता, बाल साहित्य को बढ़ावा देना। और गोविंद प्रसाद जी भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं स्क्रीन को। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाई, तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका है आंसर है, राइट है हमारा आइस लीग के द्वारा। और आइस लीग का पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। यह भारत में एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना एस.एल. ओहोरा जो जूलॉजिस्ट थे, हमारे जंतु वैज्ञानिक, उन्होंने 3 सितंबर 1955 को कलकत्ता में की थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता के कंकुरीगाछी में स्थित है। और ILS से यानी कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो वह भी हमारा इस लीग के द्वारा ही प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक वेरिफिकेशन इज एन एक्टिविटी, और भंडारण सत्यापन किसकी गतिविधि है? तो दोस्तों भंडारण सत्यापन गतिविधि हमारी मेंटेनेंस सेक्शन, डी ऑप्शन होगा, हाँ, अनुरक्षण विभाग की जिम्मेदारी है। पुस्तकालय में बिना व्यवधान के भंडार सत्यापन की विधि अगर तो डॉक्टर SR कृष्णन है, डॉक्टर राधा रंगनाथन है, हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन, उन्होंने किया था, है ना। पुस्तकालय सत्यापन में मुख्य यूज किसका करते हैं? हम सेल्फ लिस्ट का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही किताब जब मेंटेनेंस के लिए भेजते हैं तो सेल्फ लिस्ट वहाँ रख देते हैं, तो पता रहता है कि किस जगह से बुक गई है। अब बात करते हैं बर्न कन्वेंशन की, जो 1886 में है, किससे संबंधित है यह? तो बर्न कन्वेंशन संबंधित है हमारा कॉपीराइट या प्रतिलिपि अधिकार से संबंधित है। और साहित्य और कलात्मक संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन जाना जाता है, जिसकी पहली बार 9 दिसंबर 1886 को स्विट्जरलैंड बर्न में स्वीकार किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस, निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी परख नेटवर्क कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा इंडेस्ट नहीं है, वर्ल्ड कैट नहीं है, संदर्भ नहीं, क्वेश्चन पॉइंट। तो डी ऑप्शन ठीक है हमारा, राइट आंसर है जो क्वेश्चन पॉइंट। ये एक समूह ऐसे संदर्भ स्रोतों की सहायक चाबी होती है जो पुस्तकालय और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज एन ब्लॉग, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? तो यह है हमारा राजा राममोहन राय का नहीं है, डेल पब्लिक लाइब्रेरी का, इंडियस का भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यह हमारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता का ब्लॉग है। और कब खोला गया था भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय को पब्लिक के लिए? तो 1 फरवरी 1953 को सार्वजनिक रूप से मैंने इसको खोल दिया था, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ द सेविंग एंड आर द एक्टिविटी ऑफ विच सेक्शन, कोलेजन और सेविंग इनमें से किस अनुभाग का कार्य है? तो दोस्तों इन भाग का जो दिखाई दे रहे नहीं है, दूसरा इसका जो आंसर है उसको लाते हैं स्क्रीन पर। तो ये मेंटेनेंस सेक्शन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेट इज स्मॉल m डिनोट्स, द्विबिंदु वर्गीकरण के 6ठे संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल m क्या सूचित करता है? तो यह सूचित करता है हमारा पीरियोडिकल या आवधिक प्रकाशन को। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार ये इधर क्यों आ रहा है? आवधिक प्रकाशन या पीरियोडिकल को यह करता है। बड़ा लंबा हो जाएगा, सबको कर करेंगे। तो स्मॉल ई फॉर्मूला, स्मॉल सी, स्मॉल ए जो है हमारा बिब्लियोग्राफी को करता है, एक्स स्मॉल जो है वर्क्स को, और डब्ल्यू बायोग्राफी को, और वी हिस्ट्री को करता है। तो हमने डिस्कस कर लिए थोड़े से। रेफरेंस रिकॉर्डर इज ए टाइप ऑफ द पब्लिकेशन, अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है? तो ये दोस्तों हमारा है न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, सी ऑप्शन ठीक है। अफ्रीकन रिकॉर्डर न्यूज़ डाइजेस्ट प्रकार का प्रकाशन है। ग्रंथ सूची क्या है? किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में सूचना स्रोतों के बारे में जानकारी देती है। और जीवनी क्या होती है? किसी विशेष लोगों की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होती है।
आस्की है इज एन मैनी कोड, इसमें एक छोटा है ASCII है ना। आस्की के कितने कोड होते हैं? तो दोस्तों इसके जो कोड होते हैं हमारे 256 होते हैं। यहाँ भी एक आई होना चाहिए था, एक आई यहाँ होना चाहिए था साथ में। तो कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अंक अथवा विशेष चिन्ह ASCII होता है। क्या होता है वो? ASCII ASCII का पूरा नाम होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कोड में संचित होते हैं। और ASCII कोड 8 बाइट का होता है। ASCII में ऐसे 256 कोड हैं। मानक ASCII कोड का मान 0 से 127 होता है, जबकि 128 से 256 करेक्टर परिवर्धित या एक्सटेंडेड ASCII का करेक्टर सेट है। अब आपको पता चल गया कि इसका मूल क्या था, एक्सटेंडेड होता है 256। अब हमेशा क्वेश्चन 256 ही लिखते हैं। और नाउ डेलनेट स्टैंड्स फॉर, फिलहाल डेलनेट का पूरा रूप क्या है? तो डेलनेट का पूरा अभी जो रूप है वह है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। और पहले इसका क्या नाम था? तो डेलनेट का पहला था डेली लाइब्रेरी नेटवर्क, है ना। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? इंडिया इंटरनेशनल लाइब्रेरी सेंटर, नई दिल्ली में। इतना काफ़ी इसके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बीच इज नॉट ए पार्ट ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो बताइए, एक सेकंड के लिए हम रुके हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है C, माउस उसका भाग नहीं होता है ना। ठीक है। कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं हमारे CPU के पार्ट? एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड थ्योरी ऑफ द बुक सिलेक्शन वाज गिवन बाय, पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसने प्रदान किया है? तो एक सेकंड के लिए रुके थे। बताइए, अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। पुस्तक चयन का सिद्धांत इनमें से किसी ने नहीं किया। किसी ने तो किया, फिर ये आ गया है, मैकॉलविन ने किया था। कब किया था? 1925 में ये सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एंट्री ऑफ द CCC 5th एडिशन, द कॉल नंबर डिस्प्लेड एट द कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड संस्करण 5 की मुख्य प्रविष्टि में क्रमांक अंक कहाँ प्रदर्शित करते हैं? तो हम प्रदर्शित करते हैं इसको हेडिंग सेक्शन या अग्र अनुच्छेद में। हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के कितने पार्ट होते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे, चलिए क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पे। इसकी मुख्य प्रविष्टि में ग्रंथ का क्रमांक अंक कहाँ लिखते हैं हम? लीडिंग लाइन पर लिखते हैं। प्रथम ऊर्ध्वधर यानी फर्स्ट इंडेंशन के से आरंभ करते हैं और पहले वर्ग संख्या काल नंबर के पश्चात 2 अक्षरों का स्थान छोड़कर फिर बुक नंबर लिखा जाता है। इसको पेंसिल से लिखते हैं। जबकि हेडिंग सेक्शन में ऑथर का नाम, टाइटल सेक्शन में पुस्तक का टाइटल और नोट सेक्शन में पुस्तक से दी गई विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां लिखी जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल लाइब्रेरी वीक ये सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन द मंथ ऑफ, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है हमारा नवंबर में। ठीक है दोस्तों, कब से मनाया जाता है? तो लाइब्रेरी वीक हमारा 1968 से 1968 से मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 14 से 20 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान ग्रंथालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान ग्रंथालय स्थित है हमारा दिल्ली में। NLM नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी 1 अप्रैल 1966 को 1966 को भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक चिकित्सा पुस्तकालय है। यह अंसारी नगर नई दिल्ली में स्थित है। NML का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य विज्ञान पेशेवर जो थे उनको पुस्तकालय और सूचना सेवाएं प्रदान करना है। यह निर्देशालय जनरल ऑफ
हेल्थ सर्विसेज के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्टेब्लिश, भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ था? तो आपको याद है 1933, सब लोगों को याद हो ही गया होगा। ILA की स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर को, 13 सितंबर को हुई थी दोस्तों। ठीक, इसका मुख्यालय मुखर्जी नगर नई दिल्ली में। इस पहले आजीवन सदस्य डॉक्टर रंगनाथन थे। ILA ने सर्वप्रथम 1942 में लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका का प्रकाशन किया था। ILA के पहले अध्यक्ष कौन थे? MO थॉमस थे, तथा वर्तमान में अध्यक्ष आप चेंज होते रहते, तो आप लोग जरा देख लेना नेट से, ये आपका असाइनमेंट आपके ऊपर छोड़ दिया है। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन UK किसका अंग है? तो दोस्तों इस किसका अंग है? ये स्लीप का अंग है। स्लीप, कोई क्लिप भी बोल देता है, तो स्लीप लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का अंग है, जो 2002 में मर्ज की गई है, जिसका पूरा नाम है चार्टर्ड, स्लीप का पूरा नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का स्थापना कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1877 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द लाइब्रेरी सेस इन इट्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? तो इसमें से ए ऑप्शन ठीक है हमारा, महाराष्ट्र। इस पे ज़्यादा नहीं टाइम देंगे, आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर द बुक सिलेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन का एक साधन नहीं है? फ्रेंड्स, साधन नहीं है पूछा है, तो साधन नहीं है हमारा डाटा इंडिया, इसका साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछे जाने वाला है किसी न किसी रूप में। तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी हमारी स्थापित है पटना। है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी बोलते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से एक है। इसे 29 अक्टूबर 1891 को खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा 4000 पुस्तकें, जिसमें 1400 पांडुलिपियाँ थी, उनके पिता मौलवी बख्श की विरासत के रूप में प्राप्त है। पांडुलिपियों के सार्वजनिक रूप से 1891 में बंगाल के गवर्नर सर चार्ल्स इलियट के द्वारा जनता के लिए खोला गया था, और यह अरबी फारसी पांडुलिपियों का एक दुर्लभ संग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन रिकमेंडेड द 6.5 ऑफ द टोटल बजट ऑफ ए यूनिवर्सिटी इट्स लाइब्रेरी, किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों वो थे हमारा राधा कृष्णन आयोग, भी ऑप्शन ठीक है इसमें से। राधा कृष्णन आयोग कब बना था दोस्तों? 1948 में आया था। इस आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय बजट का 6.5% खर्च करने का सुझाव दिया गया था। राधा कृष्णन आयोग ने कॉलेज लाइब्रेरी के बजट के लिए 6% की पेशकश की थी। महाविद्यालय बजट के लिए 100 में से 100 रुपये, महाविद्यालय के लिए 100 रुपये प्रति शिक्षक और 40 रुपये जो थे प्रति विद्यार्थी की अनुशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ ट्रंकेशन इज अप्लाइड इन, ट्रंकेशन संकल्पना प्रयुक्त होती है, तो ये संकल्पना हमारी प्रस्तुत होती है दोस्तों सर्च फॉर्मुलेशन या खोज निरूपण के लिए। सी ऑप्शन ठीक है। खोज निरूपण में इसका प्रयोग किया जाता है, डाटाबेस में किया जाता है। यह एक खोज तकनीकी है जिसका प्रयोग डाटाबेस में किया जाता है। ट्रंकेशन में संकेत या सिंबल का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टार, क्वेश्चन मार्क तथा डॉलर साइन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
राजा राममोहन राय लाइब्रेरी एजेंसी फॉर ISBN इज लोकेटेड एट। राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारी दिल्ली में। राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN क्या करते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी ISBN को प्रदान करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा, पुस्तक संवर्धन और कॉपीराइट विभाग के अधीन होता है। इसका मुख्यालय कलकत्ता से नई दिल्ली कब लाया गया था? तो 2011 को लाया गया था। RRLF भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी। तो ये फ्रेंड्स 2011 को यह स्थानांतरित हुआ था कलकत्ता से दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंड इवेल्युएशन ऑफ द लाइब्रेरी सर्विस इज रिटन बाय। पुस्तक द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज को लिखा गया है, यानी किसने लिखा है, किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है SL बेकर और W लैंकास्टर। ऑप्शन ये ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खाली स्पेस कटिंग ए यूनिवर्स ऑफ एंटिटीज इनटू द पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट स्टेटस। खाली जगह सत्ता जगत को समकक्ष स्तर के भागों में विभाजन है। तो सत्ता पक्ष का जो विभाजन है, सत्ता जगत का सत्ता पक्ष कह सकते हैं। पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष बहुत हंगामे करता है भारतीय राजनीति में। तो इसका आंसर है हमारा विच्छेदन। ज्ञान जगत को मुख्यतः दो मुख्य विषयों अर्थात विभिन्न भागों में विभाजित करके विषयों की संरचना करना विच्छेदन कहलाता है। जैसे बायोलॉजी को बॉटनी में विच्छेदन शब्द की संज्ञा डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दी गई थी। एक होता है अनाच्छादन, है ना, अनाच्छादन को भी थोड़ा सा डेनोटेशन बोलते हैं। यह भी विषय निर्माण की पद्धति का मुख्य वर्ग या एकल को विभाजित करके बनाया जाता है, जिससे नए विषय निर्माण होते हैं। इसका विस्तार कम होता है, गहनता अधिक होती है जिसमें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और कुछ चलेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक नमस्कार। हाँ, चैनल को इम्पोर्टेंट है भैया, आप लोग इम्पोर्टेंट चैनल को इग्नोर कर देते हैं, सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।